दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब कोई गायब होता है, गुमशुदा होता है या घर छोड़कर चला जाए या फिर ऐसी नौबत आ जाए कि उसको वापस लाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़े। ऐसे केस में जितना विलंब होते जाता है, गायब हुए शख्स के मिलने की संभावना भी उतनी कम होती जाती है। कभी-कभी घर वाले रिपोर्ट कराने में देरी कर देते हैं, लेकिन कई केसेस में तो पुलिस इसको सीरियस नहीं लेती। पर यह उन्हीं केसेस में देखने को मिलता है जिसमें गायब हुआ शख्स कोई समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, दूर दूर तक आता जाता हो। सोचते हैं कि अभी गायब हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, हो सकता है कि लौट आए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ज्योत्सना केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र से। यहीं पर बेसा चौक के पास एक अपार्टमेंट में 32 साल की एक महिला रहा करती थी, ज्योत्सना प्रकाश आकरे। ये यहाँ पर अपनी एक रूममेट के साथ रूम शेयरिंग पर रहा करती थी। वैसे तो इनका घर नागपुर में कमलेश्वर नामक जगह पर था। इनके घर में बस पिताजी और एक छोटा भाई था। पिता बुजुर्ग हो चुके थे। भाई भी 28-29 साल का था। वह भी नौकरी करता था। पिता और भाई कमलेश्वर में रहते थे और ज्योत्सना बेसा चौक के पास दोनों जगहों के बीच की दूरी 30 से 31 किलोमीटर है। ज्योत्सना आकरे एक पढ़ी लिखी, समझदार और सेल्फ डिपेंडेंट महिला थी। ये एक ऑटोमोबाइल शोरूम में जॉब करती थी जो अमरावती रोड पर पेट्रोल पंप के पास था। ये दिन भर शोरूम में रहती थी, फिर वहां से छूटने के बाद अपने रूम पर आ जाती थी। इनका अपने पिता और भाई से अक्सर फोन पर बातचीत भी हुआ करता था। रिश्ते अच्छे थे। छुट्टी मिलने पर यह घर पर भी जाया करती थी। अब तारीख आती है 28 अगस्त 2024, रात के 8 से 8 बजे के आसपास का समय था। ज्योत्सना अपने रूममेट के साथ अपार्टमेंट में थी। डिनर वगैरह भी किया नहीं था। खाने पीने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक जल्दबाजी में ज्योत्सना ने रूममेट से कहा कि इन्हें कुछ काम याद आ गया है, उसे पूरा करके थोड़ी देर में आती हैं। वैसे आज ही के दिन दोपहर में ज्योत्सना ने अपने घर पर भी बातचीत की थी। बातों बातों में उन्हें बताया कि आज ये अपनी सहेली से मिलने के लिए जाने वाली है। ड्यूटी खत्म होने के बाद पूरा खाली समय उसके साथ बिताया तो इधर रात में ज्योत्सना अपने रूममेट से कुछ काम बोलकर यहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। दोस्त अपना डिनर वगैरह करके सोने की तैयारी करने लगी। इन्हें ज्योत्सना का भी इंतजार था। सोने से पहले तक वह आ जाए तो ठीक है, वरना नींद में उठकर दरवाजा खोलना पड़ेगा। हालांकि पहले भी रात में किसी ना किसी काम से उसको जाना पड़ता था, मगर सोने से पहले तक वह आ जाया करती थी क्योंकि अगले दिन ड्यूटी पर जाना होता था। मगर आज की रात काफी देर हो जाती है। ज्योत्सना रूम पर नहीं आती। रूममेट से रहा नहीं गया तो उन्होंने उसे कॉल किया। फोन पूरा पूरा रिंग होकर डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ज्योत्सना कॉल पिक नहीं करती। रूममेट ने कई बार फोन ट्राई किया, लेकिन हर बार पूरी घंटी बजकर कॉल कट जा रहा था। ज्योत्सना ने भी जाने से पहले पूरी बात नहीं बताई थी कि वह कहाँ जा रही है, क्या काम है, क्यों जा रही है। धीरे धीरे सुबह हो जाता है। 29 अगस्त का दिन शुरू हो गया। अभी तक ज्योत्सना रूम पर नहीं आई थी। इनका फोन तो ऑन था, लेकिन ये कॉल नहीं उठा रही थी। सुबह में भी रूममेट कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। जब ज्योत्सना की ड्यूटी पर जाने का टाइम हुआ तो रूममेट ने उनके शोरूम में भी कॉल किया। क्या पता कि वह रात भर कहीं रुक गई हो और सुबह होने पर ड्यूटी पर चली गई हो, क्योंकि किसी भी हालत में वो ड्यूटी से छुट्टी नहीं लेती थी। एक नियम से काम पर जाती थी। इधर शोरूम से पता चला कि ज्योत्सना वहां पर भी नहीं आई है। वो लोग भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि वो आई क्यों नहीं। अगर एब्सेंट भी होना होता तो पहले इन्फॉर्मेशन के घर पर वो सहेली कॉल करती है जिसके घर पर वह जेनिमाइट सोने वाली थी। उन्होंने ज्योत्सना से बात करवाने को कहा। परिवार के अनुसार उसने कल तुमसे मिलने जाने का जिक्र किया था, लेकिन सहेली कहती है कि वह कई दिन से मिली नहीं है। मिलने को बोल तो रही थी, लेकिन आई नहीं। उसी के बारे में पूछने के लिए सहेली ने घर पर कॉल किया, क्योंकि वह फोन नहीं उठा रही है। शायद घर पर हो। इधर रूममेट भी परेशान होकर ज्योत्सना के फैमिली से बात करती है। उनको पिछली रात की सारी चीजों के बारे में बताया। वह घर से कुछ काम का बोलकर निकली, लेकिन लौटी नहीं। अगर वह सहेली से मिलने के लिए नहीं गई तो जरूर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन उसका फोन तो चालू था, कॉल जा रहा था। अब इन सभी लोगों से जो 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 हो सकता था, जहां जहां पर भी ज्योत्सना के बारे में पता कर सकते थे, वहां पर करने लगे। दोस्त और रूममेट ने फ्रेंड सर्कल में कांटेक्ट करके पूछना शुरू किया। घर वाले रिश्तेदारों से कांटेक्ट करने लगे, लेकिन कहीं से भी ज्योत्सना की कोई खोज खबर नहीं मिलती है। अब 29 अगस्त की दोपहर तक ज्योत्सना के भाई कुछ लोगों के साथ बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पर अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए भाई ने पुलिस को सारी चीजें बताई। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस भी और अब अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर देती है।
साइबर सेल ने ज्योत्सना की लाइव लोकेशन चेक की। मोबाइल टावर लोकेशन देखते हैं, क्योंकि उसका मोबाइल ऑन था। इसमें पुलिस ने पाया कि ज्योत्सना का मोबाइल लगातार ट्रेवल कर रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में, नेशनल हाईवे पर इस चीज से पुलिस ने समझा कि ज्योत्सना ट्रेवल कर रही है। हो सकता है कि कहीं घूमने गई हो, ट्रिप पर गई हो, लेकिन वह बिना बताए घूमने के लिए क्यों जाएगी ऊपर से। पिछली रात जल्दी जल्दी में घर से निकली थी। अलग अलग जगह लोकेशन दिखने पर और मोबाइल के लगातार ट्रेवल करने पर सभी लोग थोड़े टेंशन फ्री होते हैं कि वो ठीक ठाक है, कहीं गई है, जल्दी ही घर आ जाएगी। इन सभी चीजों में धीरे धीरे 2 हफ्तों से ज्यादा का समय गुजर जाता है। उसका मोबाइल फोन अभी भी लगातार ट्रेवल कर रहा था। बीच में एक जगह पर उसकी लोकेशन दिखनी बंद भी हो गई थी कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर अचानक से दिखने लगी। लगभग 20 दिन गुजर जाने के बाद ज्योत्सना के भाई वापस से बेलत रोडी थाने पहुंचते हैं। इस बार ये और भी चिंतित थे। शुरुआत में कुछ दिन तक तो ज्योत्सना का फोन पूरा पूरा रिंग हो रहा था, लेकिन अब तो कॉल लगना भी बंद हो चुका है। भाई ने पुलिस से कहा, इन्हें शक है कि बहन के साथ कुछ अनहोनी हुआ है। पुलिस को भी यही लगता है। इस बार मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस था। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट के मामले में अपहरण की धाराएं भी ऐड की। अब जाकर, यानी घटना के 20 दिनों के बाद, पुलिस की एक टीम बनाई जाती है जो केवल इसी केस पर काम करेगी। पहले तो केस को हल्के में लिया जा रहा था, क्योंकि मोबाइल की लोकेशन लगातार चेंज हो रही थी। कभी महाराष्ट्र में दिखती, तो कभी छत्तीसगढ़ में, तो कभी तेलंगाना के अलग अलग जिलों में। सोचा कि समझदार लड़की है, आ जाएगी। पर यहाँ तो मामला सीरियस होने लगा। इतने दिन घर वालों से बिना बात किए वह कभी रही नहीं थी। घर वाले भी बहुत परेशान थे। पहले पता करते हैं कि 28 अगस्त को ज्योत्सना की दिनचर्या क्या थी, किससे किससे मिली थी, क्या बात की थी, कहाँ कहाँ पर गई थी, कहाँ जाने वाली थी। किसी को कुछ बताया हो? उधर मोबाइल जहां जहां पर भी ट्रेवल कर रहा था, पुलिस उसका पीछा करने लगती। जिस इलाके में भी जाता, वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन कहीं और दिखाती। धीरे धीरे यह चीज साफ हो गया। पुलिस को लगने लगा कि वह फोन ज्योत्सना के साथ नहीं है। पुलिस को गुमराह किया जा रहा है। इधर ज्योत्सना के घर वालों से, उसके दोस्तों से, शोरूम के स्टाफ से, सबसे पूछताछ किया जाने लगा। ज्योत्सना के लाइफ से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन, रोजमर्रा की एक्टिविटी की हर एक डिटेल पुलिस पता करने लगी। पता चला कि ज्योत्सना आखिर शादीशुदा थी। 2019 में उसका एक इंजीनियर से विवाह हुआ था, लेकिन दोनों के बीच आपसी मतभेदों के चलते 1 साल के अंदर ही तलाक हो गया था। इसका शादी से भरोसा भी उठ चुका था। सोचा कि अपना जीवन अकेले ही बिताएगी। इन्होंने कंप्यूटर का भी कोर्स कर रखा था। अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी। इन्होंने यहाँ आकर एक ऑटोमोबाइल शोरूम में जॉब करना शुरू कर दिया। ये यहीं रूम शेयरिंग पर रहने लगी। इनके जो पिता थे, वह अपनी बेटी के भविष्य को लेकर थोड़े चिंतित रहते थे। कई बार इन्होंने अपनी बेटी से चिंता व्यक्त की, कहते कि शादी कर लो, अपना घर बसा लो। ये भी बूढ़े हो रहे हैं, पता नहीं कब जाना पड़े। उससे पहले तुम शादी कर लो। इसके बाद ज्योत्सना शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बना देती हैं। इधर पुलिस ने उस रूममेट से भी बात की जिसके साथ ज्योत्सना रहती थी। इन्होंने बताया कि उस रात जब वो अपार्टमेंट से निकली, उससे पहले शायद उसको कॉल आया था, क्योंकि बातों बातों में वह अपना फोन लेकर बाहर चली गई थी। फिर वापस अंदर आई और कहा कि कुछ काम है, अभी आती हूँ। आगे वो चली गई। यह सुनकर पुलिस ने ज्योत्सना की कॉल डिटेल्स निकलवाई। आखिर 28 अगस्त की रात किसका कॉल आया था? पुलिस उस समय की बेसा चौक के पास की सीसीटीवी फुटेज भी देखना शुरू कर देती है, पर इसमें कुछ खास पता नहीं चल रहा था। इधर टेक्निकल जांच करने वाली टीम को पता चला कि ज्योत्सना का जो फोन ट्रेवल कर रहा है, उसका सिम निकल चुका है। हालांकि पुलिस बिना सिम कार्ड के भी मोबाइल फोन को ट्रैक कर सकती है। बीच में एक बार जब फोन बंद हुआ था, उसके बाद शायद सिम निकाला गया होगा। उसके बाद से ही घर वालों का भी लगना बंद हो गया था। पुलिस उस मोबाइल को ढूंढने में लगी हुई थी। 28 अगस्त की रात 8:30 के आसपास जो कॉल आया था, सहेली के अनुसार वह कोई अननोन था। उसी कॉल के आने के बाद शायद ज्योत्सना गई होगी। उसके बाद तो रूममेट ही कॉल कर रही थी। जब वह देर रात में घर नहीं लौटी, उस संदिग्ध कॉल का एड्रेस नागपुर के ही अजनी रेलवे स्टेशन के पास न्यू कैलाश नगर एरिया से था। अब पुलिस की टीम इस एड्रेस पर भेजी गई। यह किसी बूढ़ी महिला का मोबाइल फोन था। उनके ही फोन से ज्योत्सना को कॉल हुआ था। यहां से एक नाम पता चला, अजय वानखेड़े। जिस मोबाइल से कॉल गया था, वह अजय की माताजी का था। शायद अजय ने अपनी मां के फोन से कॉल लगाया हो। ज्योत्सना की कॉल डिटेल्स की जब पुरानी हिस्ट्री देखी गई, तो उसमें अजय वानखेड़े के कॉल डिटेल्स भी मिलते हैं। यानी ज्योत्सना और अजय की पहले काफी ज्यादा बातचीत हुआ करती थी। अब अजय वानखेड़े आखिर है कौन? इसका घर तो मिल गया, जो न्यू कैलाश नगर में था, मगर आदमी घर पर नहीं मिलता है। पता चला कि अजय इंडियन आर्मी में फार्मासिस्ट है। इसकी पोस्टिंग नागालैंड के कोहिमा में थी।
इधर ज्योत्सना के परिजन और उसके दोस्तों से अजय के बारे में पूछा जाने लगा। एक टीम नागालैंड के कोहिमा में आर्मी से भी कांटेक्ट करती है। ज्योत्सना के घर वाले बताते हैं कि अजय वानखेड़े ज्योत्सना से मैट्रिमोनियल साइट पर करीब 1.5-2 साल पहले मिला था। घटना से कुछ महीने पहले ज्योत्सना ने अजय की मुलाकात अपने घर पर भी कराई थी, लेकिन घर वालों को लड़का ठीक नहीं लगा। इन्होंने रिश्ते से मना कर दिया था क्योंकि ये बात बीत चुकी थी, लड़का रिजेक्ट हो चुका था। आगे कभी ज्योत्सना ने इस लड़के के बारे में घर पर जिक्र नहीं किया। पुलिस को आर्मी से पता चला कि अजय की कई दिनों से हेल्थ खराब चल रही है। वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है और वह पुणे वॉरियर्स के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती है। अब नागपुर पुलिस पुणे पहुंची हॉस्पिटल में अजय वानखेड़े से बातचीत किया। आदमी 3 सितंबर से यहाँ पर एडमिट है, लेकिन पिछले काफी समय से इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। पहले भी कई हॉस्पिटल में इसने चेकअप कराया था। ज्योत्सना के बारे में पूछने पर अजय बताता है कि हाँ, ये उसके साथ रिलेशनशिप में था। ये बात इसने स्वीकार कर ली, भले उसके घर वालों ने रिश्ता ठुकरा दिए हो, तब भी दोनों साथ थे। इसने बताया कि इसे हमेशा ड्यूटी की वजह से नागालैंड में रहना पड़ता था। कुछ दिन की छुट्टी मिलने पर ही नागपुर आता था। जब दोनों मैट्रिमोनियल साइट पर मिले और वहां पर बातचीत शुरू हुई, फिर ये व्हाट्सएप वेब लेटर पढ़कर ज्योत्सना अजय से इंप्रेस हो जाती है कि इसने अपनी सारी चीजें बता दी, मन की बात बता दी, कुछ भी छिपाया नहीं है। आगे दोनों एक दूसरे से प्यार जाहिर करते हैं, रिश्ते में आ गए। ऑनलाइन ही अजय मानता है कि 28 अगस्त की रात इसने ही अपनी मां के फोन से ज्योत्सना को कॉल किया था। इसको उसे मिलने का मन था, इसलिए उसको कॉल करके बेसा चौक पर बुलाया। यहां से दोनों गाड़ी से डोंगर गांव की तरफ गए। वहां एक होटल में रुके, देर रात तक वहीं पर ये दोनों ठहरते हैं, वहीं खाना वगैरह खाते हैं, फिर निकल गए। अजय ने बताया कि खाने पीने के बाद ज्योत्सना वहां से अपने घर की तरफ चली गई थी। यह भी अपने घर चला गया था। चूंकि अजय हॉस्पिटल में भर्ती था, तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए पुलिस ज्यादा दबाव देकर बातचीत नहीं कर सकती थी। इनके पास अजय के खिलाफ ज्यादा पुख्ता सबूत भी नहीं थे कि उसको उठाकर थाने ले जाएं। पुलिस ने अजय वानखेड़े के अलावा भी अलग अलग एंगल पर केस की जांच की। अजय भी रडार में था, इसकी भी उस समय की लोकेशन निकाली गई। जितने भी लोगों से पुलिस ने बातचीत की, अजय वानखेड़े के अलावा किसी और पर शक नहीं जाता है। इसके अलावा कोई और उस लड़की की लाइफ में नहीं था, कोई दुश्मनी वगैरह का भी चक्कर नहीं था। अजय के बारे में पुलिस अपनी तरफ से भी जानकारी जुटाती है। उसके परिजनों से बातचीत किया गया, दोस्तों से पूछा गया, इसकी कॉल हिस्ट्री चेक की गई, लोकेशन चेक किया गया, व्हाट्सएप की डिटेल भी निकाले गए। अजय की 28 अगस्त की लोकेशन ज्योत्सना के साथ दिखी तो थी, लेकिन जो इसने डिनर के बाद देर रात में अलग होने की बात बताई थी, वह झूठ साबित होती है। भोर तक दोनों की लोकेशन एक साथ थी। उसके बाद अजय अपने घर पर चला गया था और ज्योत्सना की लोकेशन नेशनल हाईवे पर दिखाई देने लगी थी और लगातार ट्रेवल करने लगी। एक तो यह चीज अजय के बारे में संदिग्ध लगा, दूसरा इसके पुलिस से बातचीत करने के तरीके से लगा। ये नॉर्मल नहीं था। हाव भाव से पुलिस समझ गई कि यह कुछ तो छिपा रहा है। इस आदमी का कैरेक्टर भी ठीक नहीं लग रहा था। पता चला कि इसने 2-2 शादियां कर रखी थी, जो चली नहीं तो फिर डाइवोर्स हो गया। इसके कॉल डिटेल्स में कई अन्य महिलाओं के नंबर मिले। कई लड़कियों से घंटों घंटों बातचीत करता था। ऐसा लगा कि उनके साथ भी संबंध में थे। यह सब चीजें ध्यान में रखते हुए पुलिस ने हॉस्पिटल के अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया कि जैसे ही यह आदमी डिस्चार्ज होगा, हमें सूचना दे दीजिएगा। आर्मी भी पुलिस का साथ दे रही थी कि जैसे ही ये ठीक होगा, हम आपको बता देंगे। डॉक्टर ने इसके डिस्चार्ज होने का डेट बता दिया, 4 अक्टूबर। लेकिन इससे पहले ही हॉस्पिटल की तरफ से नागपुर पुलिस को सूचना मिला कि अजय वानखेड़े हॉस्पिटल से गायब हो चुका है। शायद वह भाग गया। इस चीज से पुलिस के साथ साथ आर्मी भी चकित रह जाती है। उसका आर्मी से भी कांटेक्ट होना बंद हो चुका था। यहां से पुलिस को यकीन हुआ कि ज्योत्सना की गुमशुदगी में यही आदमी हो सकता है। अजय ने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर दिया था। इसे लगा कि पुलिस इसको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस भी अपनी तरफ से एक स्ट्रैंग रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में प्रस्तुत करती है कि कैसे यह आदमी एक केस में प्राइम सस्पेक्ट है। सेशन कोर्ट ने अजय की अग्रिम जमानत को रिजेक्ट कर दिया। अब यह आदमी हाई कोर्ट में जाता है, वहां पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। यहां से भी 15 अक्टूबर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह आदमी अपने अरेस्ट को लेकर डरा हुआ क्यों है? अगर यह बेगुनाह होता तो पुलिस से बचने के लिए कोर्ट नहीं जाता। ऊपर से पुलिस के हाथ भी नहीं लग रहा था, भाग रहा था। आगे 18 अक्टूबर को अजय खुद बेलत रोडी थाने आया और सरेंडर कर दिया। पुलिस को जो भी जानकारी मिली थी, इसने उसे स्वीकार किया, मगर ज्योत्सना की गुमशुदगी के पीछे इसका हाथ है, यह स्वीकार नहीं करता है। पुलिस ने आर्मी को भी सबूत दिखा दिए थे
कि अजय ऐसे ऐसे केस में संलिप्तता मिल रही है। अब पुलिस ने इस पर मानसिक रूप से प्रभाव डाला कि चारों तरफ से तुम फंस चुके हो, आर्मी तुमको छोड़ेगी नहीं, यहां कोर्ट में भी तुम बचोगे नहीं। अब 21 अक्टूबर को अजय पुलिस को अपने साथ लेकर गार्बेज एरिया में गया, जहां पर कूड़ा डंप होता है। कहा कि ज्योत्सना यहां पर है। पुलिस फोर्स यहां पूरे एरिया में छानबीन करती है। 4 ट्रक्स के कूड़ों को भी निकलवा कर उसमें ढूंढा गया। कई घंटों तक पुलिस यहां पर मशक्कत करती है, पर ज्योत्सना नहीं मिली। अजय ने पुलिस से झूठ कहा था। बेलतरोडी थाने के सीनियर इंस्पेक्टर ने अजय को फिर से समझाने की कोशिश की। इसके बाद यह मान जाता है, मगर बस इन्हीं सीनियर इंस्पेक्टर को अपने साथ लेकर जाएगा और ज्योत्सना से मिलगा। इसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर एक बाइक पर अजय को पीछे बिठाते हैं। साथ में कांस्टेबल को भी बिठाया गया। सिक्योरिटी के लिए एक बाइक पर 2 पुलिस वाले और अजय 3 लोग सवार होकर बूटी बोरी एरिया के घने जंगल की तरफ जाते हैं। वहीं पर एक यूनिवर्सिटी और रेलवे ट्रैक था। उसके पीछे सुनसान एरिया था। अजय इन्हें लेकर यहीं पर आता है। इसके बाद अजय ने एक तरफ इशारा किया। वहां पर सीमेंट का चबूतरा जैसा बना था। उस पर ढेर सारी लकड़ियां वगैरह थी, पत्तियां रखी हुई थी। कोई देखकर समझ नहीं पाता कि यहाँ पर क्या है, और कोई यहाँ पर आता जाता भी नहीं था। अब ऐसे घने जंगल में कोई क्या करने आएगा। इसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर कुछ पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाते हैं। साथ में खुदाई करने वाले कर्मचारियों को भी बुलाया। थोड़ी गहराई तक गड्ढा खोदने के बाद ज्योत्सना मिल जाती है, लेकिन शव के रूप में केवल अवशेष बचे थे। 28 अगस्त को इसने अपनी मां के फोन से कॉल करके ज्योत्सना को मिलने के लिए बुलाया। बेसा चौक से उसको गाड़ी में बिठाकर अपने साथ डोंगर गांव की तरफ ले गया। एक होटल में रुकते भी हैं, वहां पर खाना वगैरह खाते हैं। फिर अजय ने कहा कि हमें घूमने चलना चाहिए। लॉन्ग ड्राइव पर इसके बाद दोनों होटल से निकलते हैं। अजय गाड़ी को लेकर एक टोल प्लाजा की तरफ जाता है। वहां से इसने कोल्ड ड्रिंक खरीदी। इसने कत्ल के इरादे से ही ज्योत्सना को साथ लिया था। दोनों ने गाड़ी के अंदर कोल्ड ड्रिंक पिया। अजय ने ज्योत्सना के कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी थी। उसके बाद दोनों गाड़ी में ही शराब पार्टी करते हैं। धीरे धीरे ज्योत्सना सीट पर सो जाती है। अब अजय ने उसको गला दबाकर मार डाला। फिर यह जंगल में जाता है। इसने गाड़ी में खुदाई करने वाला सामान और एक कंस्ट्रक्शन साइट से सीमेंट की कुछ बोरियां चोरी करके रखे थे। पहले इसने एक जगह पर खुदाई की जिसमें ज्योत्सना आसानी से फिट हो जाए। फिर ये उसको यहां पर डालकर जमीन बराबर कर देता है। ऊपर से सीमेंट से चबूतरा बना दिया। उसके ऊपर पेड़ की टहनियां रखता है, पत्तियां वगैरह रखता है। गाड़ी में ज्योत्सना का मोबाइल फोन था। अजय ने उसको स्विच ऑफ नहीं किया, बल्कि साइलेंट मोड में किया, ताकि यदि कॉल आए, मैसेज जाए तो फोन आवाज ना करें। वापस ये टोल प्लाजा के पास जाता है। वहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ था। उसे देखकर लगा कि यह ट्रक ऑल इंडिया ट्रेवल करने वाला है। पीछे सामान भरे हुए थे। आजन ने मोबाइल को उसी ट्रक में फेंक दिया। ये सारे आइडिया इसने दृश्यम नामक फिल्म से लिए थे। उसी स्टाइल में फोन को ट्रक में फेंका था, खुद को कहीं और दिखाने के लिए। पहले नागपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में तबीयत खराब होने का बहाना देकर एडमिट हुआ, लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिन रुक नहीं सकता था क्योंकि हॉस्पिटल बिल बढ़ने लगता। उसके बाद एक कामठी के हॉस्पिटल में रुका। फिर पुणे के मिलिट्री हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि यह भी आर्मी में फार्मासिस्ट था और मिलिट्री हॉस्पिटल में रुके तो कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब बात आती है कि इसने ज्योत्सना का कत्ल क्यों किया था। अजय ने जब उसको लेटर भेजा और वो इम्प्रेस हो गई। उसके बाद अजय जब छुट्टी पर नागपुर आता है तो 10 जनवरी 2024 को पहली बार दोनों आमने सामने मिलते हैं। इससे पहले दोनों बस ऑनलाइन बातचीत करते थे। अजय इसको एक होटल में लेकर जाता है। वहां पर एक नशीले पदार्थ में नींद की गोली मिलाकर उसको पिलाया। फिर उसके साथ अनैतिक कृत्य करता है। जब ज्योत्सना को होश आया तो वह अजय पर गुस्सा करती है। फिर अजय ने कहा कि तुमसे ही शादी करूंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे तैसे यह उसको मनाता है। आगे ज्योत्सना अजय को अपने परिवार से भी मिलवाती है, पिता से मिलवाती है। इससे बातचीत करने के दौरान पिता ने ध्यान दिया कि अपनी आंखें चुरा रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है। जरूर इसके मन में कुछ तो चोर है, इसकी नीयत में खोट है। इसी वजह से इन्होंने बेटी से बोला कि लड़का ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ज्योत्सना तो इससे प्यार करने लगी थी, कैसे छोड़ सकती है। ये आगे भी दोनों बातचीत करते रहे, मिलते रहे। लेकिन कुछ महीनों के बाद मई से अजय इससे दूरी बनाने लगा। फोन नहीं उठाता था, इग्नोर करने लगा, कम बात करने लगा। दरअसल इसने तो उसका फायदा उठा लिया था। अब उसका इसकी लाइफ में क्या मतलब है। मगर ज्योत्सना तो उससे शादी करना चाहती थी। वह शादी का दबाव देने लगी। जब वो दूरी बनाने लगा तो ज्योत्सना ने कॉमन फ्रेंड के जरिए उसको मैसेज भिजवाया कि बात नहीं किया तो तुम्हारा सच तुम्हारे सीनियर को बता दूंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरा फायदा उठाया है। इसके पास उनका नंबर भी है। इसी के बाद अजय ने 28 अगस्त की रात ज्योत्सना को कांटेक्ट किया।
पुलिस ज्योत्सना का मोबाइल फोन एक ट्रक ड्राइवर के पास से बरामद कर लेती है। हेड ड्राइवर को यह फोन ट्रक में स्विच ऑफ मिला था। उसने उसमें से सिम निकालकर अपना सिम लगा लिया और यूज करने लगा। इस तरह से एक अय्याश आदमी ने एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उसका फायदा उठाया। जब शादी की बात आई तो कत्ल कर दिया। इसकी नौकरी की वजह से आसानी से लड़कियां इससे इंप्रेस हो जाती थी, जिसका फायदा यह भरपूर उठाता था। पुलिस ने 22 अक्टूबर तक इस केस का खुलासा कर दिया। 18 अक्टूबर को ही अजय ने सरेंडर कर दिया था, यह कहकर कि कहीं पुलिस इस पर झूठा केस ना लगा दे। लेकिन फिर यह 2-3 दिनों के बाद अपना मुंह खोलता है, सच उगलता है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।